हर हर महादेव। केएसजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे आमेर के पार्ट 3 में कुछ शासकों का, जिनमें हम सबसे पहले लेते हैं चंद्रसेन और इनके बाद में पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछुआ, इनका कार्यकाल 1503 से 27 तक था। चंद्रसेन के बारे में देख लो। चंद्रसेन सबसे पहले, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था, अंतिम राजा हमने छोड़ा था उद्दरण। कौन सा छोड़ा था? उद्दरण। तो सबसे पहली चीज तो ये उद्दरण के पुत्र थे। उद्दरण के पुत्र, पहला चीज आपको ये याद रखना है। दूसरा, इनके बारे में एक और चीज याद रखना कि ये मांडू के सुल्तान से लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए। किसके सुल्तान से? तो मांडू के सुल्तान से लड़ते हुए युद्ध में शहीद हुए। और इनके बाद में इनका उत्तराधिकारी हुआ, इनके पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। इनका पुत्र इनका उत्तराधिकारी बना। इनके उत्तराधिकारी का क्या नाम था? पृथ्वीराज। अब देखो पृथ्वीराज के बारे में थोड़ा सा देख लो। अब यहाँ से जो ये वंश है, इसका राजनीतिक वर्चस्व शुरू हो जाएगा। कछुआ वंश का राजनीतिक वर्चस्व कैसे शुरू होता है? पृथ्वीराज की बात की जाए तो पृथ्वीराज की एक तो इसका जो वैवाहिक संबंध हुआ था वो थोड़ा मजबूत घरानों से हुआ। उस समय अगर बात की जाए तो राजस्थान जो थी, राजस्थान में ये आमेर रियासत है, ये हाड़ौती, ये मेवाड़, ये मारवाड़ और ये बीकानेर, ये जैसलमेर है। तो बीकानेर का शासक था, उनका नाम था राव लूणकरण। कौन सा लूणकरण? ठीक। और दूसरा, यहाँ मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ में इनके समकालीन शासक था जिनका नाम था राणा सांगा। कौन सा शासक? ये चीजें आपको याद, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट थे उस समय के, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। एक तो इसके बारे में हमने पहले भी जब मेवाड़ पढ़े थे तब भी देखा था कि इन्होंने जो है राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध में भाग लिया था पृथ्वीराज ने। तो पहली चीज तो क्या था कि इन्होंने भाग क्यों लिया? क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो राणा सांगा की बहन थी। इनकी पत्नी कौन थी? राणा सांगा की पुत्री थी। राणा सांगा की पुत्री इनकी पत्नी थी। पहली चीज तो ये याद रखना। अच्छा, राणा सांगा की पुत्री इनकी बहन, इनकी पत्नी है। तो आप देखो, राणा सांगा की बहन का नाम था आनंदाबाई। कौन सी भाई? और आनंदाबाई कहाँ की थी? सिरोही। आनंदाबाई कहाँ की थी? सिरोही। सांगा की पुत्री, बहन आनंदाबाई इसकी बहन थी। और ये आनंदाबाई की ननद जो थी पद्मावती, वो थी मालदेव की, मारवाड़ के मालदेव की माँ थी। किसकी माँ थी? मालदेव की। तो उस समय मतलब इनका सारा एक दूसरे से गठजोड़ करते रहते थे। तो एक तो इनकी पत्नी जो थी वो राणा सांगा की पुत्री थी, और दूसरी एक और पत्नी थी जिनका नाम था बालाबाई। दूसरी पत्नी, इनका नाम नहीं मिलता पहले का, ठीक है। दूसरी पत्नी का नाम था बालाबाई। कौन सी भाई? बालाबाई। और बालाबाई जो थी वो तुम्हारी बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? लूणकरण की पुत्री, बीकानेर वाले, ठीक है। तो इनकी ये दो और भी पत्नियां थी, लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैं, बड़े घरानों से थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक तो ये अपनी पत्नी बालाबाई को ज्यादा चाहते थे। क्यों चाहते थे? ये चीजें मैंने आपको पहले बताई है कि दो घराने होते हैं, एक उच्च घराना और एक निम्न घराना। तो उच्च घराने की अगर पत्नी आएगी तो वो अपने सबऑर्डिनेटरी रखने की कोशिश करेगी, तो वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा उसके अंदर। प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो इसलिए इसकी जो ज्यादा प्रेम था वो किसके साथ था? बालाबाई। और बालाबाई जो थी वो उस समय कृष्णदास पेहारी का आपने नाम सुना होगा। कृष्णदास पेहारी कहाँ से? गलतानी। तो कृष्णदास पेहारी की शिष्य थी।
कृष्णदास पैहारी की शिष्या। अब कृष्णदास पैहारी के बारे में मैं आपको फिर बता देता हूँ। कौन थी? बालाबाई। ये जो थे कृष्णदास पैहारी की बात कर रहा हूँ, वो दूध पर आश्रित रहते थे कि वो दूध पी के ही पूरी जिंदगी काटी थी इसने, कभी खाना भोजन नहीं किया, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो थे ये यहाँ पे कनफड़े नाथ थे। कहाँ पे? गलता जी में। और गलता जी के कनफड़े नाथों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। और वर्सेज कनफड़े, जिनके कान फटे हुए होते हैं वो कनफड़े नाथ, इन दोनों के बीच गलता जी में शास्त्रार्थ हुआ था। कनफड़े नाथ यहाँ परंपरागत रूप से रहते थे, और जबकि रामानंद के चेले कृष्णदास पैहारी ने ये कहा कि यहाँ पे राम की जन्मभूमि है और इसका अधिकार है। कनफड़े नाथ भगवान भोले के भक्त होते हैं कि भोले की भूमि है। तो दोनों के बीच उन्होंने कहा कि आप शास्त्रार्थ कर लो, जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वो इस जमीन पर राज करेगा। तो कनफड़े नाथों में जो था, उनका जो नायक था, उनका नाम था चतुरनाथ। कौन सा नाथ? चतुरनाथ। तो चतुरनाथ और इधर कृष्णदास पैहारी, इन दोनों के मध्य एक शास्त्रार्थ हुआ, और वो हुआ गलता जी को लेकर। किसको लेकर? गलता जी बोला, उन्होंने, चतुरनाथ ने कहा कि अगर आप शास्त्रार्थ में मेरे को पराजित कर देते हैं तो हम गलता जी छोड़ देंगे। दूसरी तरफ उससे कहा कि अगर आप शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो आप क्या दोगे? तो उन्होंने रानी साहिबा को आगे कर दिया, क्योंकि इनकी शिष्या कौन थी? बालाबाई थी। तो बालाबाई से उन्होंने कहा, और उन्होंने गेटौर के वो दे दिया, भाई हम हार गए तो गेटौर और ये जोटवाड़ा वाला क्षेत्र आपको दे देंगे। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ में कौन पराजित हो गए? चतुरनाथ पराजित हो गए। तो ये चतुरनाथ की जमीन थी, कनफड़े नाथों की, गलता जी इसको छोड़ के और ये फिर चले जाते हैं। इनके अनुयायी भी चले जाते हैं, हालांकि कुछ अभी भी रहते हैं। कनफड़े नाथ वहाँ रहते हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा हम क्यों छोड़ेंगे। तो कुछ रहते हैं, बाकी सब गए। तो इसके लिए एक विवाद भी चला था। एक विवाद क्या चला था कि चतुरनाथ के जो कुछ वंशज यहाँ रह गए थे, उन्होंने कोर्ट में हल्फनामा दे दिया कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, पुरखों की है, और इसको हम पुनः प्राप्त किया। तो कोर्ट ने जब मामला चला तो कोर्ट में ये विवाद तथ्यात्मक रूप से है कि उन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ था। तो शास्त्रार्थ तो एक जबान होती थी, पहले के जमाने में लोग जबानों से ही जमीनें दिया करते थे, ऐसे कोई लिखा पढ़ी हुआ नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा, अब ये जो कनफड़े नाथ है उन्होंने चैलेंज किया, भाई शास्त्रार्थ हुआ था तो शास्त्रार्थ फिर से कराया जाए, और हम अगर आप शास्त्रार्थ में हार जाएंगे तो हम आपको और दे देंगे जमीन, बाकी हमारी जमीन है। अब शास्त्रार्थ करने में उस समय तो कृष्णदास पैहारी माहिर थे, अब इनके पास रामानंदी पंथ। तो यहाँ पे ये जो थी कनफड़े नाथों की जगह रामानंदी पीठ की स्थापना हुई। कौन सी पीठ की स्थापना हुई? रामानंदी पीठ की स्थापना। कृष्णदास चतुरनाथ हारे इसमें शास्त्रार्थ में, ये ध्यान रखना। तो इसमें हार के ये चले गए थे, ये विवाद चल रहा था, तो इसका थोड़ा सा याद रखना। चतुरनाथ का एक बार नाम लिख लेना, हो सकता है ये पूछ ले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये क्या चाहता था, अपनी जो छोटी रानी थी बालाबाई, तो बालाबाई से अत्यधिक प्रभावित था, बालाबाई को बहुत ज्यादा चाहता था। और बालाबाई के पुत्र का नाम था पूर्णमल। तो पूर्णमल दूसरे नंबर का राजकुमार था। इसके कुल 12 राजकुमार थे, तो इन्होंने दूसरा नंबर का राजकुमार था। तो ये सोचा कि इसको राजा कैसे बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि सभी राजकुमारों को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि अपने इस बेटे को राजा बनाए, इन्होंने 12 कोठड़ी व्यवस्था लागू कर दी। कौन सी व्यवस्था? 12 कोठड़ी व्यवस्था क्या थी कि अपना जो अपना जयपुर जिला था, उस जयपुर जिले के 12 टुकड़े कर दिए इन्होंने, छोटे 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 छोटे, जैसे सांभर, चाकसू, दूदू, फुलेरा, शाहपुरा, कोटपुतली, चौमू, ऐसे छोटे छोटे 12 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एक एक परगने। तो उसमें एक एक राजकुमार को भेज दिया, ताकि अगर छोटे बेटे को राजा बना दें तो 12 अपनी जमीन पे खुश रहें, और वो ये सोचे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा ही तो है। भाई आमिर थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बात समझ आएगी? तो
अपनी छोटी रानी बालाबाई के प्रभाव में किसको राजा बनाना चाहता था? छोटे पुत्र पूर्णमल को शासक बनाने के लिए इसने, और ये क्वेश्चन अभी आपकी बार कौन से एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से रियासत में 12 कोठरी व्यवस्था लागू थी? कौन सी व्यवस्था लागू थी? 12। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा स्टार लगा, ठीक। अब होता क्या है कि 1527 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध में ये अपने ससुर की सहायता करने के लिए जाता है, राणा सांगा की, और युद्ध में क्या हो गया? शहीद। तो 1527 में खानवा के मैदान में शहीद हुआ, और जब ये शहीद हो गया तो इनके बाद में चूंकि बालाबाई का प्रभाव था, आमेर में सारे उसके सिपह सालार थे, तो उसके कहने पर अगला राजा बना पूर्णमल। कौन सा मल? पूर्णमल। पूर्णमल जो था वो 1527 में राजा बना और 1534 तक ये शासक रहा। 1527 से 1534 ये याद रखा। अब देखो पूर्णमल के बारे में, सबसे पहले ये राजा किसके सहयोग से बना? बालाबाई। तो बालाबाई के कारण छोटे होने के बावजूद इसको क्या बनाया गया? शासक बनाया, पहली चीज। दूसरा, इसके बारे में एक और याद रखना कि इनकी जल्दी मृत्यु होगी 1534 में, यानी 7 साल इन्होंने राज्य किया, तो 7 साल तो आदमी कुछ कर ही नहीं हुआ था। तो 1534 जल्दी इनकी क्या होगी? मृत्यु। इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके कोई उत्तराधिकारी था नहीं, इसके बच्चे ही जीवित नहीं थे, इसको कोई बच्चा ही नहीं था। इनकी एक रानी थी, उन रानी की गर्भ में एक बच्चा था। अब ये तो कैसे पता लगे कि वो बच्चा है कि बच्ची है? तो उसके पेट में कुछ था, तो ऐसा तो था, लेकिन जब ये मरा उस समय उसका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं। तो इनकी मृत्यु के समय कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था, कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। इसको याद रखना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी अपने बाद में काम आएगा। इनकी एक पत्नी गर्भवती थी जिनके सूजा उत्पन्न हुआ था। मैं सूजा का बार बार काम में लूंगा कि सूजा कौन था, तो ये मैं भी यहीं पे लिख देता हूं। इनकी एक रानी गर्भवती थी जिनके कौन उत्पन्न हुआ था? सूजा, जिनके बाद में सूजा उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। सूजा का मैं बार बार जिक्र करूंगा क्योंकि सूजा अगर ना होता ना तो ये मुगलों से संधि नहीं करते। सूजा एक कारण था जो आमेर के कछुआओं के मुगलों के अधीनता करने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि तमाम आमेर के उत्तराधिकारी राजा सामंत लोग थे, वो सूजा को राजा बनाना चाहते थे बाद में, क्योंकि सच में राजा ये बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि बन गया भारमल। अब भारमल से पिंड कैसे छुड़ाए? भारमल इसका चाचा लगता है, तो जब तक भारमल जीवित है तब तक कोई समस्या नहीं, लेकिन भारमल के बाद में बनना राजा कौन चाहिए था? सूजा। ये फिर विवाद हो जाता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सूजा को हट लेना। अब देखो पूर्णमल के बाद में अगला राजा बनता है भीम सिंह। कौन बनता है? भीम सिंह। और भीम सिंह का कार्यकाल था 1534 से 36। अब हुआ क्या कि पूर्णमल की मृत्यु होगी, पूर्णमल के कोई बच्चा नहीं था, तो पूर्णमल के वो बड़ा भाई पहले ही वो कर रहा था, भाई साहब मेरे को राजा बनाओ, मेरे को राजा बनाओ। हाँ ठीक है, तू बढ़ जा। भीम सिंह को लाके राजा बनाया। तो ये पूर्णमल का भाई था। किसका भाई था? पूर्णमल का। पूर्णमल का भाई एक चीज, और दूसरी चीज किसका बेटा था? पृथ्वीराज का पुत्र। पृथ्वीराज का पुत्र एक चीज, तो ये याद रखनी। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये 34वें राजा बना, 36 में मर गया, तो 2 वर्ष की अल्प शासन काल में ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु। अल्प शासन में उसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो यहां ये कुछ कर नहीं पाया, राजा बना और राजा समाप्त।
अब इसके बाद में अगला राजा बना और इसके बेटे को राजा बनाया। इसके बेटे का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। रतन सिंह का कार्यकाल था 1534 से 36 से 96। अब देखो, अब रतन सिंह के पास थोड़ा लंबा समय है, रतन सिंह राजा बना, तो ये राजा लायक गुण इसमें थे नहीं, बना दिया जबरदस्ती, बाप मर गया तो तेरे को बनाना है। तो अब क्या किया कि सबसे पहले यार सदैव नशे में रहता था। किस में रहता था? नशे में। भाई नशे में टल्ली हो गया, मैं नशे में उन्मत्त रहता था। ये किसका पुत्र था? भीम सिंह का पुत्र। ये पहले लिखना है इसको, भीम सिंह का पुत्र। एक चीज। दूसरी चीज, जब नशे में रहेगा तो मैंने बताया कि 12 कोठड़ी व्यवस्था थी। ये जयपुर था, जयपुर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, अरे ऐसे ही मेन जयपुर आमेर, ऐसे आमेर, इसके 12 से 4 12 छोटे छोटे थे। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ कि इनके वो थे जो चाचा वाचा थे, तो वो भी बड़े दुखी रहते थे। तो इनके एक चाचा थे जिनका नाम था राणा सांगा। सांगा, राणा सांगा नहीं था, क्या था? सांगा। इनके चाचाओं की बात नहीं, देखो इनके एक तो पूर्णमल, कौन सा मल? पूर्णमल। पूर्णमल, तो पूर्णमल के अलावा भीम सिंह, कौन सा सिंह? भीम सिंह। भीम सिंह के अलावा सांगा, कौन सा गा? सांगा। सांगा के अलावा भारमल, कौन सा मल? भारमल। तो इन चारों को तो रट लेना। ये किसके बेटे हैं? पृथ्वीराज। किसके बेटे हैं? पृथ्वीराज। ये चार तो आपके बिल्कुल काम आएंगे कम से कम। तो पूर्णमल के तो शुजा उत्पन्न हुआ, ये दिख रहा है यहाँ है शुजा। और भीम सिंह के कौन हुआ? रतन सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम था आस्करण। ये 2 हुए थे इसके। और सांगा के कोई बेटा नहीं हुआ। और भारमल के भगवंत दास, कौन सा दास? भगवंत दास। ये ध्यान, ये ठीक। तो पूर्णमल कोई बेटा नहीं हुआ, भीम सिंह के रतन सिंह बन गया था। तो इसका चाचा सांगा था, सांगा। और सांगा ने क्या किया? राव जयसिंह की सहायता से सांगानेर की स्थापना कर दी। सांगा ने अपने मामा राव जयसिंह की सहायता से मौजमाबाद छीनकर, कौन सा बाद छीना? मौजमाबाद। किसकी स्थापना कर दी? सांगानेर। ये रट लेना भाई। बताओ सांगानेर का संस्थापक कौन था? सांगा। कौन था? सांगा। और सांगा किसका पुत्र था? पृथ्वीराज। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज। ठीक, तो सांगानेर की स्थापना कर ली। अब इसके चाचा ने की है, तो ये कोई ज्यादा टेंशन लेगा नहीं, क्योंकि इन्हें समय वैसे टन रहता था, तो इसको कोई मतलब नहीं था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसने क्या किया कि इसका जो ये सांगा था, इसके कोई बेटा तो था नहीं, और कुछ दिनों बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। अब जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसका छोटा भाई इसके पास ही रहता था, जिसका नाम था भारमल। तो इसका अधिकार हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना, निसंतान सांगा की मृत्यु पर भारमल क्या बना? भारमल सांगानेर का अगला शासक बना। अब भारमल की जो नजरें थी वो कहां पे थी? आमेर पर। कहां पर थी? आमेर। वो आमेर को कैसे हथियाना चाहता था, वो देखता था कि अपना आमेर को कैसे जीते। तो आमेर पर उस समय किसका अधिकार था? रतन सिंह। तो उसने देखा कि यार रतन सिंह तो दारू पीने वाला बेवड़ा आदमी है, और इसके तो वैसे कोई ज्यादा समर्थक नहीं है, क्योंकि दारू पिएगा तो उल्टे सुल्टे कांड करेगा, और इसके जो सेनापति और इसके जो मंत्री वगैरह वो भी बड़े दुखी रहेंगे। तो इसने इसके भाई को चुना, और इसके भाई का नाम था आस्करण। रतन सिंह के भाई का क्या नाम था? आस्करण। आस्करण ने रतन सिंह को जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर। तो रतन सिंह के भाई आस्करण ने जहर देकर रतन सिंह की क्या कर दी? हत्या। रतन सिंह की हत्या। अभी यहां पे थोड़ा सा मुद्दा गर्मा गया। कैसे गर्मा गया? कि अपने भाई की हत्या कर दी, तो अब चूंकि पंचायत बैठी तो तमाम 12 जो वो थी
कोठड़ी। वहां से उनके भाई बंधु आए और उन्होंने कहा भाई इनमें से अपन चयन करेंगे, किसका चयन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यार इस आदमी ने जहर दिया है, आस्करण ने। आस्करण ने क्या दिया? जहर। ये राजा नहीं बन सकता। ये मुद्दा भारमल ने उठाया। तो आस्करण ने कहा कि मेरे को इसने बहकाया था कि तू जहर दे, और एक खुद राजा बनना चाहता है। और ये बात ऐसे कैसे इंपीरियल गजट में लिखी है। कौन से गजट में लिखी है? इंपीरियल। यहाँ इंपीरियल गजट का मतलब है कि जो अपना जयपुर रियासत थी वो उसके ऊपर एक गजट लिखा गया जिसका नाम है इंपीरियल गजट, यानी वो खुद राजा उसको प्रकाशित करवाता था। समझा क्या? तो उसमें ये बात लिखी है इंपीरियल गजट के अनुसार, इंपीरियल गजट के अनुसार आस्करण ने भारमल के कहने पर, किसके कहने पर? भारमल के कहने पर अपने भाई को विष दिया था। अपने भाई रतन सिंह को क्या दिया था? विष दिया। लेकिन अब चूंकि उसकी कोई बात मानेगा नहीं, कोई प्रूफ नहीं था, फोन डिटेल उटेल सारी मिट गई, तो लास्ट में जाके अब उसको क्या करेंगे? हत्यारे को इसको देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश। और किसको शासक नियुक्त कर दिया? भारत। समझ आएगा? अंत में आस्करण को देश निकाला मिला, आस्करण को देश निकाला, जबकि भारमल को क्या मिला? भारमल आमेर का अगला शासक बना। आमेर का क्या बन गया? अगला शासक। तो इस बात से आपको यह पता लग गया होगा कि भारमल एक राजनीतिक रूप से बहुत कूटनीतिज्ञ आदमी था। क्लियर? कहां? सांगानेर में राज कर रहा था। सांगानेर भी उसका नहीं था, उसके भाई से लिया, और ये भाई के बेटे से लिया। तो इस प्रकार अब आता है अपना अगला और खतरनाक शासक भारमल। उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए आज के आनंद की, माता श्री सरस्वती मैया की, तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भैया स्क्रीनशॉट।